हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 25 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास है साइंस का एक वायरल पेपर जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो एक बार कोड देख लो क्या है, 30S और ये 1। सेट क्या है? सेट 1 है। सीरियल नंबर आप देख सकते हो यहाँ, और ये अपना रोल नंबर आप फिल करोगे यहाँ। आई बात समझ में? इसके बाद नोट देखते हैं क्योंकि नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या बोला है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज की। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 27 प्रिंटेड पेज है या नहीं है, एक बार कंफर्म करना है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पेपर कोड जो है राइट हैंड साइड में आपके दिया हुआ है, उसको क्या करना है, आप अपने आंसर बुक में लिखोगे। पॉइंट नंबर 3 है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 39 क्वेश्चन। चेक करना है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 39 क्वेश्चन है या नहीं है। आगे बोल रहा है प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इन योर आंसर बुक। ये आंसर बुक में अपना सीरियल नंबर लिखना है। आगे देखो, 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टोटल 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, और पेपर आपका 10:15 पे शुरू होगा और 10:30 तक सिर्फ और सिर्फ आपको अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस बीच कोई भी आंसर अपने आप आंसर बुक में नहीं लिखोगे। ये देख लो टाइम कितना मिलेगा जी, तो टाइम मिलेगा पूरे 3 आवर्स का और 15 मिनट आपको रीड करने के लिए मिलेगा। तो टोटल टाइम हो जाता है 3 आवर्स 15 मिनट। कितने मार्क्स का होगा? तो 80 मार्क्स का होगा। और मैं आज आपको 80 में से 80 फुल क्या करा दूंगा, कंफर्म पूरे करा दूंगा। अगर आप इसको करके जाते हो तो बहुत बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। देख लो 26 में ये आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब यहां से शुरू होता है अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए में होगा बायोलॉजी। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिव फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। कि टोटल 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से कोई एक सही होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। ठीक है, गुस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। की ये जो है गुस्टेटरी रिसेप्टर कहां होता है ये बताना है। तो ये कहां होता है जी? तो टंग में होता है। कहां होता है? टंग में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ऐसे ही करेंगे नंबर 2 बोल रहा है हाउ आर द टू स्टैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर। तो जरा देखना, आप यहां बोलोगे कि सर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट होते हैं वो इच डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स में होगा। इच डीएनए क्या होगा? हेलिक्स में होगा। इच डीएनए की अगर बात करता तो वो डबल हेलिक्स हो जाता। क्या बोलते हैं उसको? डबल हेलिक्स। लेकिन अगर स्ट्रैंड्स की बात कर रहा है तो स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रैंड्स के बीच कैसा बॉन्ड होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है थर्ड में देखो क्या है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द गिवन फूड चेन। कि अगर फूड चेन, ये फूड चेन है, अगर इसमें से डियर को मिस कर दें, हम गायब कर दें, तो उस केस में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर उस केस में हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज। कि टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल बी इंक्रीज। ओके, टाइगर की संख्या कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ग्रास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छे से ऑप्शन ए को ऑप्शन बी के साथ क्या करना है, मिलाना है कि कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट क्या होता है जी? इसको हम क्या बोलेंगे? तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले का तो हो जाएगा फर्स्ट फोटोट्रोपिज्म। ओके, सेकंड का यानी फर्स्ट का हो गया ए। ओके, फर्स्ट का हो गया ए। सेकंड का देखते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू ग्रेविटी। इसका क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका तो होता है अपना, इसमें से कौन सा हो जाएगा? जियोट्रोपिज्म। क्या हो जाएगा? सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऐसे अब हम थर्ड देखेंगे, द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू वाटर। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? तो आप थर्ड का बोलोगे, थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का आप बोलोगे कि सर बी वाला होगा, क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी थर्ड का हो गया यहाँ, थर्ड का हो गया बी।
लास्ट जो बच गया है द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू केमिकल्स, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फोर्थ का हो गया डी हो गया। अब देखते हैं किसमें, फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का सी, थर्ड का बी, और ये फोर्थ का डी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं अब हम अगला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, क्या हो जाएगा इसका नंबर 5 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये होता है यूनि डायरेक्शनल, क्या होता है यूनि डायरेक्शनल होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है इकोसिस्टम का, यूनि डायरेक्शनल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट करेंगे अब अगला क्वेश्चन है जो कि नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो पहला बोल रहा है पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये तो सही है जी, ये क्या है बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोटिक बैक्टीरिया, गलत। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइक्रोवेक, ये भी गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बोल रहा है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। फर्मेंटेशन क्या होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ अपना क्या है सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नंबर 7 है, क्या बोल रहा है विच न्यूरॉन कैरीज इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, कि इंपल्स कौन से बोल रहा है कि कौन से न्यूरॉन से जो कैरी करते हैं इंपल्स को, कहां से, तो रिसेप्टर से ब्रेन तक। तो कौन से होते हैं एक बार बताओगे आप, कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन्स हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बचा क्वेश्चन, ये है अपना असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, देखो ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, जब रीजन भी ट्रू हो और असर्शन भी ट्रू हो और रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो असर्शन को, तो उस केस में ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर दोनों सही हो असर्शन और रीजन, लेकिन अगर रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो असर्शन को, तो उस केस में नंबर 2 होगा। और थर्ड केस है असर्शन ट्रू हो बट रीजन क्या हो फॉल्स हो, तो उसमें सी होगा। एंड डी में कब होगा, डी सही कब होगा, जब असर्शन क्या हो फॉल्स हो और रीजन क्या हो ट्रू हो, तो उस केस में ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कौन सा आंसर होने वाला है करेक्ट इसका। अब देखो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बिल्कुल ट्रू है, ये बात तो सही है जी, ठीक है। आगे बोल रहा है फ्लोर इज ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कैन प्रोड्यूस गैमेट्स, बिल्कुल सही है। तो इसका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 8 का। ऐसे देखते हैं हम अब नंबर 9 क्या होता है। नंबर 9 में अ फूड चेन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रॉफिक लेवल, की एक फूड चेन होता है मैक्सिमम कितने लेवल हो सकते हैं उसमें, 3 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। तो अपना असर्शन क्या है, बिल्कुल फॉल्स है जी, असर्शन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा क्यों फॉल्स है, तो इसके टोटल 6 लेवल होते हैं ना, 6 लेवल होते हैं। ओके आगे बोल रहा है रीजन एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव हायर अप टू फूड चेन। तो ये क्या है अपना असर्शन तो फॉल्स था, रीजन क्या है इसका ट्रू हो जाएगा। तो असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द वन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है पार्ट 1 करना है और इसमें पार्ट 2 भी करना है। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है विच स्पीसीज is likely to have better chance of survive, the one producing asexually or the one producing sexually, ठीक है, या तो एक उसमें से असेक्सुअली हो या सेक्सुअल हो, तो किसके सर्वाइव के सबसे ज्यादा चांस है। अपने आंसर को क्या करना है जस्टिफाई भी करना है। अब आप आंसर लिखोगे कैसे वो चलो मैं बताता हूं आपको, देखो देखना इसमें आप क्या लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स थस टू
हैप्लॉइड गैमेट्स रिस्टोर। तो इस पूरे को यहां से आप क्या कर लोगे, यहां तक लिख लोगे तो आपके पूरे मार्क्स क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर ये लिखेंगे कहां से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस सब के सॉल्यूशन की पीडीएफ में आपको लिंक में दे दूंगा। लिंक का मतलब है इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये पूरा लिख लोगे आप। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बोल रहा है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अगर सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर दे कहां से, इन्वायरमेंट में से, तब क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो देखो क्या होगा, तो देखिए बेटा आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ environment, then there would be dead bodies of plants and animals all around the earth, making it a difficult place to live। कि हमारे अगल बगल अगर ये बॉडीज पड़ी रहेंगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ। मोर एंड मोर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और बहुत ज्यादा ज्यादा इन्वायरमेंटल क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन होगा। विल पाइल एंड accumulate, moreover the nutrient cycle will be stopped। न्यूट्रिशन साइकिल भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी in the environment, which will disturb the ecological balance। जो कि क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस हो सकता है। इतना आप लिखोगे। आ गया समझ में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ही देखो ऑप्शन था, या तो ये वाला पार्ट करो या तो आप ये कर। तो अगर आप ये करते हो ए, तो क्या बोला, अ स्टेट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है एट द हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब आगे, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड, ओजोन लेयर कैसे बनती है ये बताना है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड, नेम द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, वो बताना है। ठीक है। देखो क्या लिखोगे, देखो पहला ए वाला था, ए का आंसर आप क्या बोलोगे, इट शील्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। कि पहले का हो जाएगा कि ये एक तरह का शील्ड है, क्या है, अर्थ के लिए। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस आते हैं उनको क्या करता है, बचाता है। कहां से आते हैं, सन से। ठीक है। बी का आंसर हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल विच स्प्लिट टू फॉर्म फ्री ऑक्सीजन एटम। ठीक है। कि यही क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, कौन, ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सीजन एटम बन जाता है। इसके बाद दीज फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन मोलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। जैसे ये ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यही क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और हमें मिल जाता है O3, और इसी O3 को हम क्या बोलते हैं कि ये ओजोन हो गई हमारी। पार्ट सी का आंसर कैसे लिखोगे, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन के लिए, वो कौन है, CFC। CFC को क्या बोलोगे, क्लोरोफ्लोरो गैस है जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है ओजोन लेयर के डिप्लेशन में। आगे बात समझ में आ गया कैसे लिखना है इसका आंसर। ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। अब हम नंबर 12 बोल रहा है हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव of the sensitive plant different from the movement of shoot towards light। डिफरेंस बताना है किसके बीच में, सेंसिटिव प्लांट और कौन सा है, शूट टुवर्ड्स लाइट, की कैसे वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है उसको बताना है। देखो कैसे करोगे आप, तो देखना क्या बोला है इसका आंसर, डिफरेंस बिटवीन, ये पूछा ना, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। देखो फर्स्ट पॉइंट में आप बोलोगे ग्रोथ इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, ग्रोथ इज इन्वॉल्व। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है सेंसिटिव वाले में, और इसमें ग्रोथ क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, मतलब बढ़ जाते होंगे। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस टच। अगर मैं उसे टच करता हूं तो वो मुझसे ऐसे, देखो अगर ऐसे टच किया तो वो मुझसे ऐसे दूर जाने लगेगा, बट इसमें क्या होता है, मूवमेंट इज टूवर्ड द सोर्स ऑफ, वो उसकी तरफ आने लगेगा, टूवर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखना है, मूवमेंट इज टूवर्ड्स द सोर्स स्टिमुलस लाइट, ये लाइट की तरफ जाना शुरू होगा, और ये कहां जाना शुरू होगा, जिसने उसको टच किया है उसके तरफ जाना शुरू होगा। 2 पॉइंट लिख दिए, 2 नंबर का क्वेश्चन था और 2 मार्क्स पूरे इस पे मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं लिखना है।
ओके। अब आगे शुरू होता है हमारा आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कैसे होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है नंबर 13। नंबर 13 में बोल रहा है अ रेड आइड इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट आइड इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस जनरेशन 1 प्रोगनी विथ रेड आइज विथ जनरेशन F1। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर intercrossed F2 progeny is formed with both red as well as white eyed individuals। क्या चांस होंगे उसके? तो इसके लिए A, B, C तीन चीजें और अब तीनों हमें क्या करनी है करके बतानी है कि क्या होगा। What is the dominant trait, कौन सा होगा? What are the recessive trait, क्या होगा? अब if 12 individuals are in F2 में जनरेशन में हो जाएं और व्हाइट आइज वाले हो जाएं इंडिविजुअल्स, कौन वुड बी ऑब्टेन, क्या उसके केस हो। अब कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेड आइड इंडिविजुअल्स टू व्हाइट आइड का इसका रेशियो भी निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे आप इसको। तो पहले आप लिखोगे ए, क्या है ए में, द डोमिनेंट ट्रेट इज आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग इट्स एक्सप्रेशन, कौन से F1 जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बी का आंसर लिखोगे द रेसेसिव ट्रेट्स इज द वन दैट मार्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, यहां तक लिखोगे। अब पूछ रहा है रेशियो क्या होगा किसका, रेड आइज का और व्हाइट आइज का, तो आप बोलोगे 3:1 होने वाला है। ठीक है, अब रेशियो देखो निकालोगे कैसे, यहां देख लो, हो गया। ये पूरा आपको ऐसे बना देना है, पूरा बना दोगे तो पूरे के पूरे 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और इसको बनाना ही बनाना है, इतना बनाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? करते हैं, देखो ये लिखा ना रेड आइज फ्लाई और ये रेड आइज फ्लाई और यहाँ दोनों का अलग अलग आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। इफ देयर वर नो एल्गी देयर वुड बी नो फिश इन द सी। इसके ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हो, अपनी बात लिखनी है। ठीक है, कि इफ देयर वर नो एल्गी, अगर एल्गी नहीं हो तो क्या फिश भी नहीं होगी सी में, इसके ऊपर कमेंट करना। इसका आंसर देखो क्या लिखोगे आप, तो इसका आंसर क्या करोगे आप, देखो आंसर लिखोगे पहले तो एल्गी आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन सी। ठीक है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर फूड फॉर मेनी स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं जो समुद्र में रहते हैं। हेंस द एल्गी इज फूड फॉर स्मॉल फिशेस। अब एल्गी एक तरह का क्या है, फूड है किसके लिए, स्मॉल फिशेस के लिए। एंड स्मॉल फिशेस आर फूड बिग फिशेस, और छोटी जो मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों की क्या होती है, खाना होती है। यही एक तरह का ये क्या है, फूड चेन है। और आगे भी देखो यहाँ लिख लोगे एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द फिश। अब एल्गी क्या बनाता है, ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन कौन यूज कर लेता है, फिशेस यूज कर लेती हैं। और पूरा यहां तक आप लिख दोगे इसको। नेक्स्ट करते हैं अब हम नंबर 15। देखो नंबर 15 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन होने वाला है। अब इसमें देखो ये पूरा लिख दिया यहां तक। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द जीनोटाइप रेशियो ऑफ गिवन F2 जनरेशन, ये हो गया। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखोगे, यहां तक पूरा अच्छे से पढ़ लेना। मैंने बोला है कि मैं इसकी पीडीएफ तुमको दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ सबकी दे दूंगा मैं। तो इसके बाद इसका आंसर लिखने की बारी आती है, तो यहां तक आपको क्या लिख लेना है, इसका अच्छे से आंसर समझा के तुम यहां तक ये इसका आंसर लिख लोगे। ठीक है, और वाला था, और वाला भी यहां तक लिखोगे। इसके बाद बारी आती है, इसके बाद बारी आ जाए नंबर 16 जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग वाला देखो यहां तक ये लॉन्ग का है, आप ये करो या तो ऑप्शन दे रखा है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको दोनों के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इस पूरे की पीडीएफ दे दूंगा, वहां से जाके आप अच्छे से इसको पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, आंसर देख लो, तो ये हो जाएगा देखो उसका ऑप्शन, और ये आप कर दोगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छे से डिस्कस कर दोगे, दोनों में डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद पूरा ये लिखोगे आप, अच्छे से पढ़ लेना। इसको खुद की लैंग्वेज यूज करना, जरूरी नहीं है कि टू द पॉइंट बिल्कुल यही याद करके लिखना है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं। आप आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, किन क्या करना है, बार बार उसे पढ़ के जरूर देखना है। और अब सेक्शन बी में क्या आता है, तो सेक्शन बी में आएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहां से शुरू होता है नंबर 17 से। क्या है नंबर 17 वाला क्वेश्चन, अब हम देखते हैं फटाफट। देखने वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट के लिए कौन सा सही है ना, कौन सा सही है, बोलो बोलो। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड, बिल्कुल सही है जी। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला, अरे सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का ये कब से हो गया, गलत है। इट गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, नहीं ये भी नहीं होगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, कि ये कैसे बनता है, क्लोरीन के रिएक्टेंट के साथ, नहीं ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सब में दो दो दिया है, जरा एक बार और पढ़ते हैं, ये तो ठीक था। इट हैज केमिकल फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी, तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा, ए और बी अपना हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ए और बी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं नंबर 18, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर ये अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो अमोनिया का फॉर्मूला तुम याद रखोगे NH3 होता है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो HCl, HCl क्या बनेगा, तो तुम बोलो NH4Cl, NH4Cl क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। और रिएक्शन कैसी हो रही है, तो तुम बोल देना कि सर रिएक्शन इसमें हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन क्या है, बोथ H2 एंड NH4Cl, नहीं जी। आगे देखते हैं, Cl2 गैस इज इन्वॉल्व, Cl2 कहां से आ गया इसमें, H2 गैस इज इन्वॉल्व, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, NH4Cl फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 19 में है मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्स, ए को बी के साथ हमें मैच करना है, ठीक है, कौन सा होगा करेक्ट ये बताना है अब हमको, ठीक है। बोल रहा है एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अब किसमें एडिशन रिएक्शन होने वाली है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजनरेशन में क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है जी। सेकंड बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप बोल देना कि सर कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मतलब फर्स्ट का ए और सेकंड का सी, फर्स्ट का ए नहीं, ये नहीं होगा, फर्स्ट का ए सेकंड का सी, यहां तक तो ये सही हो गया, और किसी में है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फटाफट ऐसे ही कर लेना, सबको मैच कराते रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20, बोल रहा है कि इसको देखो टेबल को आप, ठीक है, टेबल को देखने के बाद बोल रहा है द करेक्ट रिपोर्टिंग हैज बीन मेड बाय ऑब्जर्वेशन, इससे अपने को एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन निकालना है। अब ये बोल क्या रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट वेर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ट्यूब नंबर 1 ट्यूब नंबर 2 में लिया हुआ है, ठीक है। आगे 4 ABCD चार हो गया, मेटल पीसेस फ्रॉम आयरन एंड जिंक, मेटल पीस कौन से, आयरन का है और जिंक है, इस किसके अंदर इस डाल दिया। अब दो तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे, अब उनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मेड आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे बाद जो बनेगा, अब उसका रिकॉर्डेड हमें क्या बताना है, द करेक्ट रिपोर्टिंग, अब इनको देखना है क्या बना है, अब उसके बाद हमें इसमें बताना है कि क्या होगा। देखो तो कहने का मतलब ये है कि ABCD चार स्टूडेंट है और चारों ने रिएक्शन करा है, ये बोल रहा है कि Fe का रिएक्शन जब ZnSO4 के साथ होगा ये ग्रीन में टर्न हो जाएगा, रिएक्शन कहाँ होगा। अब बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो मैं देखो ऐसे समझा देता हूं तुमको कि अगर Fe का मतलब आयरन का रिएक्शन अगर ZnSO4 के साथ कराते हुआ तो इसमें कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब क्यों नहीं होती है, तो आप बोलोगे बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, की जिंक क्या है, बहुत रिएक्टिव है आयरन से, तो कभी भी आयरन जिंक का जगह ले ही नहीं सकता है, पहली बात। अगर अब क्या होता है, अगर रिएक्शन हो Zn प्लस FeSO4 के साथ, FeSO4 के साथ, तो आपको पता है कि Zn FeSO4 को हटा देगा, क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और प्लस Fe फ्री हो जाएगा। तो यही देखना है कि जिसने बोला हो कि Fe के साथ में रिएक्शन नहीं होगा पर Zn के साथ में हो जाएगा, अब कौन सा है, इसने बोला ये गलत हो गया, Zn ये गलत हो गया। अब देखते हैं Fe का नो चेंज, नहीं जी ये भी गलत है क्योंकि ये बोल रहा है नो चेंज होगा, भाई रिएक्शन नहीं होगी कोई ऐसा, नो चेंज। चलो सी वाले में ये तो हो गया करेक्ट कि नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, दोनों में नो चेंज है मतलब करेक्ट है ये।
आगे बोल रहे हैं कि जेडिन का जब रिएक्शन होगा तो टर्न कलर एंड ब्लैक डिपोजिट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मतलब अपना जो स्टूडेंट सी है उसने करेक्ट आंसर दिया, तो स्टूडेंट सी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अ हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर, जिसका फॉर्मूला है C4H10, इसमें क्या है 10 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, 13 होंगे। तो जरा एक बार देखो, पहले तो कार्बन में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलो कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन में कितने होंगे, तो 10 होंगे, और दोनों मिलके कितने होंगे, 13 कोवेलेंट बॉन्ड होने वाले हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर 22, वॉशिंग सोडा इज, अब वॉशिंग सोडा क्या है, तो वॉशिंग सोडा को आप बोल देना कि सर ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। वॉशिंग सोडा क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ओके, आगे आ गया अपना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है ये बताना है आपको। नाइदर स्टेटमेंट एंड नोर स्टेटमेंट बी इज, पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो, ऑक्सीसेटिलीन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, ठीक है। एथिलीन react with HCl in the presence of AgCl2 in form of vinyl chloride, ये तो हो गया स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। अब देखो स्टेटमेंट ए और बी क्या है, तो स्टेटमेंट ए भी अपनी ट्रू है और स्टेटमेंट बी भी अपनी क्या है, ट्रू है, मतलब दोनों क्या है, ट्रू है। उसको इसमें बोथ द स्टेटमेंट एंड बी आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड है, फटाफट खत्म करते हैं। टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ट्रू है जी, ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। आगे बोल रहा है टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज कंटेन आयन, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, वेयर एज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन आयन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और इसमें असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं फटाफट। नंबर 25, स्टेट द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू एक्वस सॉल्यूशन, किसका, फेरस सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। आंसर देखो कैसे लिखोगे आप, बोल रहा है आंसर में देखो, व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन देन द डर्टी ग्रीन पीपीटी ऑफ ferrous hydroxide is formed with ammonium sulfate by double displacement reaction। एक बात हो गई। अब सेकंड वाला क्या बोलोगे, और ये रिएक्शन आप लिख देना, ठीक है। when the ammonium hydroxide is added to aluminum chloride then a white ppt of aluminum hydroxide is formed with, और ये आप क्या कर दोगे, रिएक्शन लिख दोगे, हो जाएगा पूरा इसका आंसर कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों साथ में देख लेते हैं। देखो, या तो ये दोनों करो आप या तो ये करो। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाई आर द चिप्स पैकेट पफ्ड व्हेन वी बाय देम फ्रॉम मार्केट, जब मार्केट से खरीदते हैं ना कोई भी हम चिप्स पैकेट का, तो वो फुले से क्यों होते हैं। एक, पेंट इज अप्लाइड ऑन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन बाय, क्यों, या तो आप ये लिखो, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इनटू आयरन फिलिंग्स, तब क्या होगा, ये बताना है आपको। अब दोनों का आंसर मैं दिखाता हूं कि कैसे करना है आपको। देखो 26 का क्या हो गया, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 थे, यहां तक ये आंसर पूरा लिख दोगे, पूरा का पूरा हो जाएगा आपका कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। बस इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से इसके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लेना और यही तुमको लिखना है। ओके, अब बात आती है कि सर और वाला बता दो, और वाला कैसे लिखेंगे। जो क्वेश्चन था, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, तो देखो जब हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन कौन सी होगी, तो रिडक्स रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आप यहां समझा दोगे, बस इतना ही लिखना है इसमें। ओके, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है। केस बेस्ड वाले में 28 ये पूरा हो गया, या आपको ये करो या तो फिर, अब ये क्वेश्चन था और इसका ये रहा आंसर, ऑप्शन था, या तो आप ये करो और इस दोनों में से ऑप्शन था कोई एक करो, तो ये होगा क्वेश्चन और ये रहा पूरा पूरा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया पूरा इसका आंसर, ऐसे ही लिखोगे। यहाँ देखो, यहाँ तक और है पूरा, ये पार्ट 2 का हो गया और सबके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, और ये और वाला पार्ट का हो गया। ऐसे ही क्या हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
29 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन और ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। डायग्राम तुमको बनाना ही बनाना है, डायग्राम देख लो, बनाना ही बनाना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना है और पूरे मार्क्स तुमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे इसके। ओके, आगे देखो, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम लिखना था, तो यहाँ तुम क्या बना दोगे उसका, देखो नेम द कंपाउंड, तो इसका बना देना तुम। क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है, अब इसका नाम क्या है वो बताना है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, तो देखो आंसर कैसे लिखोगे, एक एक चीज में जो बता रहा हूं उसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करोगे। तो देखो देखो, प्रोपेन 1 ऑल हो गया पहले का, दूसरे का हो गया प्रोपेनिक एसिड, थर्ड का बोलोगे 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका बोलोगे प्रोपानोल, इसका क्या बोलोगे प्रोपीन, ठीक है। अगले का हो गया बुटानोन। ऐसे सबका नाम लिखोगे, ठीक है। बस ऐसे ही पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना इसका, डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढोगे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ से शुरू हो जाता है अपना सेक्शन सी, जो कि है फिजिक्स का पार्ट। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 30, 31, ऐसे ही तुमको मिल जाएगा इस पीडीएफ में पूरे, देखो सारे क्वेश्चन 32 मिल जाएगा, 33, 34 और ये हो गया 35, ठीक है। इसके बाद तुमको मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चन 36, 37, 38 और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ से 39। तो आज क्या करना है, और पूरी की सबकी सॉल्यूशन में दे दूंगा आपको, सबकी सॉल्यूशंस में आपको दे दूंगा, और इसको अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स आने के चांस बन जाएंगे, फुल मार्क्स। अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक तुमको मिल जाएगी, जाओ और वहां से डाउनलोड करो और जाके अच्छे से इसको रिवाइज करो, ठीक है।